नमस्कार दोस्तों, नंदुआ स्पीसीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम 67th बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कर रहे थे। एजुटेरिया की सीरीज है ये। सेट नंबर 4 कर रहे थे। 4 में हमने 46 क्वेश्चन तक कर लिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपना सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी, बी है चार्ल्स ब्रैडला, सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी है आपका एनी बेसेंट, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चार्ल्स ब्रैडला द्वारा ये बिल पेश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विधान परिषद में सुधार करना। क्या था उद्देश्य? विधान परिषदों में सुधार करना। होम रूल स्कीम के नाम से आया था, फिर इसको बाद में होम रूल बिल के नाम से जाना गया। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है रफीक जकारिया, सी आपका वी.डी. सावरकर, डी है सुभाष चंद्र बोस, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है 49। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जनता के बीच कहाँ दिया? ऑप्शन ए है आपका वाराणसी, बी है लखनऊ, सी है आपका बम्बई, डी है चंपारण, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका वाराणसी में। कब? तो 1916 में दिया था पहला भाषण, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था, उसी में उन्होंने भाषण दिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 50 है, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा? ऑप्शन ए आपका महात्मा गांधी, बी है बी आर अम्बेडकर, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है आपका लाला लाजपत राय, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। क्यों कहा था उन्होंने? तो छुआछूत के उन्मूलन के लिए कहा था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होना था उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए आपका लॉर्ड रीडिंग, बी है लॉर्ड लिथगोर्ड, सी है आपका लॉर्ड वेवेजली, डी है आपका रैमजे मैकडोनल्ड, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। कब की थी? तो 16 अगस्त 1932 को की थी। किसकी? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। कारण क्या था? धर्म के आधार पर, मतलब जो घोषणा की थी उसमें क्या था? तो धर्म के आधार पर इन्होंने चुनाव क्षेत्रों का विभाजन कर दिया था। धर्म के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का विभाजन। इसके अंतर्गत ये था कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, एंग्लो इंडियन, पारसी और दलित वर्ग जो थे अलग अलग चुनावों के क्षेत्र में ही निर्णय ले सकते थे। मतलब कहाँ कहाँ वो चुनाव वोट दे सकते थे, वो क्षेत्र इन्होंने निर्धारित किया था। और इस समय सॉरी, ये कौन थे? तो ब्रिटेन के, ये कौन थे? पीएम थे। ब्रिटेन के पीएम थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन है आपका 22 दिसंबर 1939, बी 18 नवंबर 1940, सी है 10 दिसंबर 1948, डी 21 दिसंबर 1939, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर होगा आपका 22 दिसंबर 1939। सन तो आपको याद रखनी है हर हाल में। तो आप इस वक्त 2 मैच कर रहा है, तो आपका डेट सही है। 22 दिसंबर 1939 को क्या बनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि इस दिन कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से क्या किया? मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। कारण क्या था उनका त्यागपत्र देने का? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को उनकी बिना सलाह के शामिल कर लिया गया था। भारतीय नेताओं की सलाह के बिना उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया गया था ब्रिटेन द्वारा।
इसीलिए उन्होंने सामूहिक रूप से कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया और इसी दिन का मुक्ति दिवस मनाया, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 53, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है आपका लॉर्ड इरविन, बी है लॉर्ड रीडिंग, सी है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी है लॉर्ड वेलेजली, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कब पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। इसी के विरोध में क्या हुआ? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि अमृतसर में इस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में भारतीय लोग उस समय संगठित होकर इस पे बातचीत कर रहे थे, जिसकी वजह से जनरल डायर ने वहां आकर गोलियां चला दी बिना किसी चेतावनी के। इसी के कारण ये सॉरी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट के विरोध में वहां सभा चल रही थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। 54 है आपका, अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? ऑप्शन ए है आपका चोलवंश, बी है चालुक्य, सी है गुप्त, डी है विजयनगर, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, विजयनगर। विजयनगर के शासकों का खोज है ये अमर नायक प्रणाली। अमर नायक प्रणाली क्या थी? तो एक सैन्य कमांडर होता था जो कि क्या करता था, जो जो शासक द्वारा जो क्षेत्र उन्हें दिए जाते थे वहां से कर की वसूली करता था। और यहाँ के विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो राय कहते थे। तो कहा जाता है कि राय के द्वारा जो क्षेत्र अमर नायकों को दिया जाता था वो वहां से क्या करते थे? ऋण की वसूली करते थे। आगे आगे बढ़ते हैं। ऋण की नहीं, सॉरी, कर की वसूली करते थे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन ए है आपका 9वीं शताब्दी, बी है आपका 10वीं शताब्दी, सी है 12वीं शताब्दी, डी है 13वीं शताब्दी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका 10वीं शताब्दी। 10वीं से 11वीं के बीच में क्या भारत में सूफियों का आगमन हुआ? किसके समय में? तो महमूद गजनवी के आगमन के साथ ही भारत में सूफियों का आगमन हुआ। पहले सूफी संत कौन थे भारत में आने वाले? तो शेख इस्माइल थे पहले संत जो भारत में आए। कहाँ आए भारत में? तो लाहौर में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, अलवार संत किसके उपासक थे? ऑप्शन ए आपका राम, बी है कृष्ण, सी है शिव, डी है विष्णु, और ई है प्रोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका डी, विष्णु के उपासक थे अलवार संत। तमिल संतों में 12 वैष्णव संतों को क्या कहा? अलवार संत कहा गया। वैष्णव भक्तों को इनको क्या क्या कहा गया? तो इन्हें अलवार संत कहा गया। अलवार संत कौन थे? तो विष्णु के उपासक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है आपका, पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका नारायण पंडित, बी है विष्णु शर्मा, सी है नागार्जुन, डी है इनमें से कोई नहीं, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका नारायण पंडित। किसके? तो हितोपदेश के लेखक थे। ये क्या था? एक उपदेशात्मक वो थी पुस्तक, उपदेशात्मक, लोगों को कुछ उपदेश दिए दिए गए इसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन 58, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? ऑप्शन ए है आपका हैदर अली, बी है मीर कासिम, सी है शाह आलम द्वितीय, डी है आपका टीपू सुल्तान, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति पर दूतावास स्थापित किए, जैसे कि व्यापार, वाणिज्य और अन्य संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किए गए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? ऑप्शन ए आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1902, सी आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, डी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई के रूप में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका, जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए आपका इरफान हबीब, बी आपका जे.एस. रिचर्ड्स, सी आपका डब्ल्यू.एच. मोरलैंड, डी है सतीश चंद्र, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका सतीश चंद्र द्वारा। ये एक इतिहासकार हैं,
एक इतिहासकार थे और पहले इतिहासकार थे जिन्होंने जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जागीर प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी अकबर द्वारा। अकबर द्वारा जागीर प्रथा को शुरू किया गया था और ये मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ही जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की? चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए कहा कि निरंकुश सरकार सही है, यानी निरंकुश सरकार की वकालत की? ऑप्शन ए आपका 1861, बी 1856, सी है आपका 1857, डी है 1858, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर है आपका 1861। 1861 में इंडियन काउंसिल बिल आया था जिसके तहत चार्ल्स वुड ने कहा था, मतलब उनका निरंकुश सरकार का वकालत करना या निरंकुश सरकार को सही बताने का कारण क्या था, उसका मानना ऐसा था कि जब कोई विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो जो निरंकुशता है वही उसका असली नरम रूप है। वो कहता है कि निरंकुशता ही नरम रूप है, ये उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? ऑप्शन ए आपका जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बी है महात्मा गांधी और सरदार पटेल, सी है आपका राजेंद्र प्रसाद, रफी अहमद किदवई, डी आपका जेवी कृपलानी, एम सी राजगोपालचारी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर है आपका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में 1942 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके स्टीफोर्ड क्रिप्स। और इसी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ क्योंकि ये क्रिप्स मिशन से भारतीय सहमत नहीं थे। तो कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका राजा राम मोहन राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है आपका ज्योतिबा फुले, डी है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली आदि भाषाओं में प्रकाशन किया और उनका संपादन किया पत्र पत्रिकाओं का। इनकी प्रमुख पत्रिका कौन सी? तो संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, और बंगदूत। इसके अलावा भी है लेकिन ये प्रमुख है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ, मतलब कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ ये बताना है दांडी यात्रा के साथ। ऑप्शन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है होम रूल आंदोलन, डी है आपका असहयोग आंदोलन, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू की। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ा गया दांडी पहुंचकर और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कब? 1930 में। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? तो साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। दांडी तक दांडी पहुंचकर अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचकर वहां नमक कानून को तोड़ा गया। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में लेखक है, दूसरे में पुस्तक है। तो कॉमनवेल्थ किसकी है? आपको पता है एनी बेसेंट की है। आप देख लीजिए कौन से ए का बी, ए का 2, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हट जाते हैं आपके। अगला आपका फ्री हिंदुस्तान, अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आगे बढ़ जाइए। अनहैप्पी इंडिया लाला जी की, ये आपको पता ही है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की, ये आपको पता है। अब देखिए डी का 4, सी का 1, इसमें आंसर हो जाता है आपका फ्री हिंदुस्तान। किसका हुआ? तारकनाथ दास का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका विलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो हैदराबाद ने कब साइन किए? तो इसने किए थे 1798 में। मैसूर ने किए थे 1799 में। तंजौर ने भी 1799 में किया था। अवध ने किया था आपका 1801 में। अब इसके हिसाब से बना लीजिए 1 2 3 4 या 1 3 2 4।
तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 67। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 बीच चला था, किस संधि के तहत समाप्त हुआ? जो आंग्ल नेपाल युद्ध था 1814 से 16 तक चला था। 1816 में एक संधि हुई थी, कौन सी संधि थी जिसके तहत ये युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन ए आप काठमांडू की संधि, बी है विराट नगर की संधि, सी आपकी सुगौली की संधि, डी है आपकी जयनगर की संधि, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आंसर है आपका सुगौली की संधि। कब हुई थी? तो 1816 में हुई थी। अंग्रेजों और नेपाल के द्वारा भारत के एक क्षेत्र पर अधिकार जताया जा रहा था, जिसके तहत ये युद्ध शुरू हुआ था और सुगौली की संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेजों और नेपाल के बीच में ये संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 68। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? ऑप्शन ए आपका विलियम बेंटिंग, सी बी है आपका लॉर्ड डलहौजी, सी है आपका कैनिंग, डी है लॉर्ड रिपन, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लोक सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर, बी है सहायक संधि के आधार पर, सी है कुशासन के आरोप लगाकर, डी है आपसी समझौते से, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये आपको पता, कुशासन का आरोप लगाया गया था किस पर? अवध पर। उसी के तहत इसका विलय किया गया। लॉर्ड डलहौजी का था व्यक्तिगत का सिद्धांत। जब अवध ने उसमें शामिल होने से मना कर दिया तो उस पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए है आपका राजेंद्र प्रसाद, बी है राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन ए आपका राजेंद्र प्रथम, बी है आपका राजेंद्र द्वितीय, सी है आपका राजराज प्रथम, डी है आपका गजराज तृतीय, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका राजराज प्रथम द्वारा किया गया था। ये चोल शासक थे। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम द्वारा किया गया था। 1987 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में अर्थ धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका था? तो ये ऑप्शन है आपका चौधरी रहमत अली, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है लॉर्ड लिनलिथगो, डी है आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका इसका ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना का ये कथन था। कब कहा था उन्होंने ये? तो मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? तो 1940 में। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 में ये कथन उन्होंने कहा था कि ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि ये दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं, और हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में नहीं रह सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। ये केवल स्वप्न मात्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 72 है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ऑप्शन ए आपका जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है आपका अकबर, डी है औरंगजेब, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका जहांगीर का। जहांगीर का लेख मिलता है किसके? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज से पहले क्या थी ये बताना। ऑप्शन ए प्रयाग, बी है राजगृह, सी है थानेश्वर, डी है वल्लभी, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका थानेश्वर। हर्ष के समय में एक चीनी यात्री आया था, क्या नाम था उसका? फायन था, चीनी यात्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों के रूप में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना। नहीं है। ऑप्शन ए कुंभा काबुल सही है, पारुषणी रावी सही है, सदानीरा गंडक सही है, सतुद्री सतलज सही है। यानी कि आंसर होगा आपका ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे ही सही है।
अगला क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए आपका आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र के श्रीकाकुलम में, बी है आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के अल्लूर में, सी है आपका आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली में, डी है आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के अमलापुरम में, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका पोचमपल्ली जिले से शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश के तब तेलंगाना क्षेत्र में हुआ करता था, लेकिन अभी तेलंगाना का पार्ट है पोचमपल्ली जिला, तेलंगाना का पोचमपल्ली जिला है ये। भूदान आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। इनका उद्देश्य क्या था? तो सर्वोदय समाज की स्थापना करना इनका उद्देश्य था। किसका? विनोबा भावे का। क्योंकि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। इनका मतलब भूदान आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो भूस्वामियों से ये कहते थे कि अपनी जमीन का कम से कम 6वां हिस्सा वो गरीबों को और भूमिहीन किसानों को दान करें। तो इसके तहत उन्हें पहला दान कब मिला था? तो पहला दान उन्हें मिला था 18 अप्रैल 1951 में पहला दान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित घटनाक्रमों को सबसे पहले से शुरू कर कालानुक्रम में सजाएं। मतलब इनका क्रम लगाना है, जो सबसे पहले हुई थी घटना उसको उसको फर्स्ट नंबर पे रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 1708 में। कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा 1766 की घटना है ये। मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन कब हुआ था? तो 1763 में मीर कासिम बंगाल और बिहार से पलायन कर गए थे। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब हुआ था? जैसे 1748 में हुआ था। तो इसी के हिसाब से क्रम लगा लेते हैं। 1708 पहला, 1748 14 डी में आ रहा है, तो ये सही है आपका। गुरु गोविंद सिंह किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? मतलब पीएम किसान योजना के तहत जो 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसानों को दिए जाने हैं, जिसको 3 किस्तों में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिए जाना है, तो वो किसके द्वारा दिया जाएगा ये बताना है। तो भारत और राज्य सरकार के द्वारा 75 और 25 के अनुपात में। दूसरा है भारत और राज्य सरकार के द्वारा 50-50% में। सी है आपका 100% राज्य सरकार द्वारा। डी है आपका 100% केंद्र सरकार द्वारा। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर है आपका पूरा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। 6,000 रुपए की राशि है जो कि मध्यम और लघु किसानों को दी जानी है, और 4 महीने में 3 किस्तों के रूप में 2,000 की 3 किस्तों के रूप में दिए जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 78 है, निम्नलिखित में से सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, सही है। 30 जनवरी 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया, ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में, सही है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी सही होगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। और सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए आपका 1919, बी है 1935, सी है आपका 1936, डी है आपका 1950, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1936 से भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ माना जाता है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है आपका बजट, कर, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, ऋण इत्यादि क्या है, ये सब राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है आपका प्रत्यक्ष कर, बी है प्रत्यक्ष कर, विदेशों से प्राप्त सहायता, डी है आपका सरकार द्वारा लिया गया ऋण, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकार द्वारा लिया गया ऋण राजस्व प्राप्ति में नहीं आता। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्ति होती हैं जिससे सरकार की न तो
देयता, यानी कि ना तो लाइबिलिटी बढ़ती है और ना ही उनकी एसेट्स जो है वो कम होती है। ये होती है राजस्व प्राप्तियां। वहीं पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, तो पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है, या तो लाइबिलिटी बढ़ती है यानी कि देयता बढ़ती है, या तो उनकी एसेट्स कम होती हैं। तो सरकार द्वारा लिया गया ऋण, इसमें क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी ना, तो ये क्या हुआ, पूंजीगत प्राप्तियों के तहत आएगा। सरकार को सरकार द्वारा लिया गया ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में आता है, क्योंकि इससे सरकार की लाइबिलिटी बढ़ती है यानी कि देयता बढ़ती है, क्योंकि ये उन्हें देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नेम की टैगलाइन क्या है। तो ऑप्शन है आपका, उत्तम फसल उत्तम इनाम, बी है आपका जल जीवन हरियाली, सी है एक मौसम एक दर, डी है आपका किसानों की आय दोगुना करना, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका उत्तम फसल उत्तम इनाम। क्या है इसकी टैगलाइन, है ई नेम की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 82। 82 है आपका, एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है आपका निर्यात व्यापार, बी है आयात व्यापार, सी है तटीय व्यापार, डी है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। जैसे कि हम किसी देश से किसी वस्तु या सेवा का आयात करते हैं, किस लिए, कि हमें वो वस्तु या सेवा किसी अन्य उसमें देश में निर्यात करनी है, तो इसको क्या कहेंगे, एंट्री पोर्ट व्यापार कहते हैं। किसी ऐसी वस्तु या सेवा का आयात करना जो कि हमें किसी अन्य देश को निर्यात करनी है, इसको कहते हैं एंट्री पोर्ट व्यापार। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। नहीं पूछा है, नहीं की जाती है। ऑप्शन है आपका विश्व विकास संकेतक, बी है आपका वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, सी आपका वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, डी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो आंसर होगा इसका ई, क्योंकि सारी ही रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा ही जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है आपका, वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है। और कथन एक है आपका, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। दूसरा है, इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि वाणिज्यिक कृषि है तो बाजार पर केंद्रित होगी। अगला बिंदु है, वाणिज्यिक कृषि में रोपड़ कृषि, मिश्रित कृषि और निर्वाह कृषि शामिल है। तो ये आंसर, ये गलत है। 3 गलत क्यों, क्योंकि इसमें निर्वाह कृषि शामिल नहीं है। तो आंसर होगा आपका 1 और 2, ऑप्शन ए। 1 और 2 सही है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 85। 85 कहता है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ऑप्शन ए है आपको 50,735, बी है 34,413, सी है आपको 45,540, डी है आपको 50,000 रुपये, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो आंसर होगा 50,735। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर कितनी है प्रति व्यक्ति है, तो 50,735 याद रखिएगा आप, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 86। विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध करवाती है। ऑप्शन है आपका विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, डी है विकास व्यापार बैंक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा विकासशील देशों में निजी उद्योग के लिए निवेश उपलब्ध कराया जाता है। ये विश्व बैंक की एक शाखा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 11 अप्रैल 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पूछा, कितना कर दिया गया है। ऑप्शन ए आपका 38 से 76%, बी है 39 से 75%, डी सी है आपका 49 से 74%, डी है 25 से 51%, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 49 से 74% कर दिया गया है बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को, एफडीआई को बीमा संशोधन विधेयक 2021 में पारित किया गया था।
चलिए, तो इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त कर लेते हैं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अपना स्कोर बता दीजिए, आपका स्कोर कितना रहता है इसमें सेट में। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।